बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टेक्निकल बेस्ड चैप्टर है। ये चैप्टर जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी से जब पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे घिचपिच सी होगी। घिचपिच का मतलब हमें वर्डिंग ही नहीं समझ में आती कि अगला बोलना कहाँ क्या चाह रहा है, कहीं रिकॉम्बिनेटेड डीएनए रख रहा है, कहीं आरडीएनए रख रहा है, कहीं क्या लिख रहा है, तो हमें समझ में ही नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक अलग तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी को कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। हाँ कोमल चौधरी, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी है, ब्रजमोहन जी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सवाल देखने को मिलते हैं। अब देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि पहला सवाल आपके सामने क्या बनता है, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। पहला सवाल क्या बनेगा, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आप किसे जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। तो बेसिकली एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये बायोटेक्नोलॉजी कोई नई ब्रांच नहीं है साइंस की। आप ये नहीं कह सकते कि अभी जाके साइंस ने इस टेक्नोलॉजी ब्रांच को क्या किया है, डेवलप किया है। ये बहुत पुरानी ब्रांच है और ये बहुत पुरानी ब्रांच है। पहले के जो लोग थे इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज में लेते थे, अब के जो लोग हैं इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज में लेते हैं। अब हम क्या हो गए, थोड़े से एडवांस हो गए हैं। तो अब हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो गई है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। भाई आपको पता है कि पहले के जो लोग दूध से दही तो बनाया करते थे, भाई दही तो बनाया ही जाता था, वहां पे क्या यूज लिया जाता था, कुछ सूक्ष्म जीव, और वो सूक्ष्म जीव क्या हुआ करते थे, लेब, लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया लेब काम में लेते थे दूध से क्या बनाने के लिए, दही बनाने के लिए। तो ये भी तो एक सूक्ष्म जीव है और ये भी तो एक बायो की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई ब्रांच नहीं है, एक पुरानी ब्रांच है जिसका अब हम यूज एडवांस लेवल पर कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। पहले के लोग इसको थोड़ा सा लो लेवल पे यूज करते थे, हमने इसको क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। क्लियर है। अब देखो इसके आगे कि अगर मैं बात करूं कि ये बायोटेक्नोलॉजी, आपको पता है कि बायो का मीन्स हम किसकी बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, ठीक है, उनकी हम कहां बात करेंगे, बायो में बात करते हैं। टेक का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई टूल्स यहाँ काम में लिए जाएंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाएंगे। हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट कैसे हो, मतलब बायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, या फिर हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ देखो लॉजी का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि इन सब की क्या करना, स्टडी करना, यानी बायोलॉजिकली टूल्स बनाकर आप वहां बैक्टीरिया काम में ले सकते हैं, आप वहां अन्य कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में ले सकते हैं। उन सब का उपयोग करके एडवांस लेवल की एक टेक्निक बनाना ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये समझने वाली डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है, तो ध्यान से सुनो, हम किसको काम में लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जानते हो, सूक्ष्म जीवों के बारे में सब जानते हैं। आप क्या कहेंगे कि सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव के उत्पाद, यानी प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो सूक्ष्म जीव या फिर सूक्ष्म जीवों के उत्पादों को मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उपयोग में लेना, मानव कल्याण के लिए उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है, आपका बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां हम सूक्ष्म जीवों को काम में लेते हैं, किस लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए। अब मानव कल्याण का मतलब क्या है, जैसे आप सबने देखा होगा, इडली के बारे में सुना है, इडली बनाया जाता है, डोसा बनाया जाता है, ये सारे जो फास्ट फूड हैं जो हम खाते हैं,
इन फास्ट फूड को जब बनाया जाता है तो यहाँ पे एक क्रिया करवाई जाती है जिसे हम कहते हैं किण्वन, और किण्वन को क्या कहेंगे हम? फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। किण्वन या फिर आप क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। ये किण्वन की क्रिया भी कौन करवाते हैं? हमारे बैक्टीरिया करवाते हैं, हमारे जीवाणु करवाते हैं। और ये जीवाणु भी एक प्रकार के क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। यानी कि ये हमारे ह्यूमन के लिए क्या है? वेलफेयर है, मानव कल्याण की चीजें हैं। तो मानव कल्याण की जितने भी चीजें जो हमें यूजफुल हो उनको बनाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, या फिर हो सकता है उनके प्रोडक्ट यानी कि उनके उत्पादों का। ये सारे जो प्रिंसिपल पढ़े जाते हैं वो किसमें पढ़े जाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े जाते हैं। इसके अलावा आपने क्या देखा है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज रोग है। कौन सा रोग है? डायबिटीज। अगर उसको डायबिटीज रोग है यानी इंसुलिन हार्मोन की क्या है? कमी है, उस जगह पर भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और किया क्या जाता है? उस इंसुलिन हार्मोन की जो जीन है उस जीन की क्लोनिंग करवाई जाती है, उससे बहुत प्रोटीन बनवाई जाती है और उस प्रोटीन को जिसके बॉडी में इंसुलिन की कमी है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इंसुलिन की मात्रा क्या हो गई? वहां पे पूर्ति हो गई उसकी। तो इसी तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। सूक्ष्म जीव या फिर उनके प्रोडक्ट, उनके जो उत्पाद हैं उनको मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज में लेना ही। बाई प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर जो खुद है सूक्ष्म जीव उनको भी यूज में लिया जा सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। अब ध्यान से देखो कि हमारी जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पे 3 बात बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? उनमें क्या क्या पढ़ेंगे? आपको सबसे पहले यहां देखने को मिलेगा जीन क्लोनिंग। सबने पढ़ा है जीन क्लोनिंग क्या होती है? जीन क्लोनिंग आपको किसके बारे में पढ़ना होता है? जीन क्लोनिंग के बारे में, ठीक है? उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट किसके बारे में पढ़ना होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप हिंदी में कहेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और तीसरा पॉइंट आप यहां पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्निक यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये तीनों जो टर्म है इनसे बहुत अच्छा सवाल बनता है और हम क्या हो जाते हैं? यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तीनों का नाम अलग है बट इनकी जो मैकेनिज्म की स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्या है? सेम है, ठीक है? आप सबने सुना होगा जीन क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग का मतलब बिल्कुल वैसे की वैसी कॉपी बनाना। एक जीन की एक से ज्यादा वैसी की वैसी आइडेंटिकल कॉपीज बनाना क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है। अब आप बोलोगे मैडम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबसे पहले तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आपसे पूछ लिया जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। पॉल बर्ग नामक वैज्ञानिक को जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं केवल एक पॉइंट से समझाऊंगी, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जीन क्लोनिंग क्या है? देखो, जीन क्लोनिंग में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? यहां जीन की बात करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये जीन क्या होती है। ये जीन, देखो जीन कहां पाई जाती है? क्रोमोसोम पर। कहां पाई जाएगी? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को आप क्या कह देते हैं? गुणसूत्र। जीन किस पे पाई जाती है? क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पर। गुणसूत्रों की जो आनुवांशिक इकाई है, गुणसूत्रों की जो आनुवांशिक इकाई है, जेनेटिक जो यूनिट है, आनुवांशिक इकाई, इसी को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों की जो जेनेटिक यूनिट है, जो आनुवांशिक इकाई है, वो हम किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। और ये जीन किसके ऊपर पाई जाती है? गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाती है। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? जीन की क्या करवाना? क्लोनिंग। और क्लोनिंग से आपने क्या वर्ड पकड़ लिया? क्लोन बनाना। कौन सा वर्ड पकड़ लिया? क्लोन। अब देखो क्लोन क्या होता है।
देखो क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है ये ज्यादा पादपों में देखने को मिलती है, ठीक है, और एनिमल्स में अगर करवानी है तो उसके लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग को काम में लेना पड़ता है, जो एक बायोटेक्नोलॉजी की क्या है, ब्रांच है। आप क्या बोलोगे कि क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, मतलब जैसे की जैसी है, बिल्कुल मान लो कोई पर्सन है, जैसे एक मैंने लिखा है तो इस एक की जैसी दूसरी ऐसी ही कॉपी बनाना, ऐसी ही कॉपी बनाना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, क्लोन हो गए। यानी क्लोन का मतलब क्या है कि एक कि कोई भी एक जीन हो सकती है, कोई भी गुणसूत्र हो सकता है, उसकी बिल्कुल कॉपी वैसी की वैसी आइडेंटिकल कॉपीज बनाना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। अब हम क्लोनिंग किसकी करेंगे, जीन की करेंगे। क्लोनिंग किसकी करेंगे, जीन की करेंगे। अब ये जीन हमने कहा पहचान ली कि जीन किस पे पाई जाती है, गुणसूत्रों पे पाई जाती है। आनुवांशिकी की इकाई आप किसको कहते हैं, जीन को कहते हैं। अब देखो ये जो जीन शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था, जोहानसन। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने कौन सा शब्द दिया था, जीन शब्द। सबसे पहला जो जीन वर्ड है वो किसने दिया था, जोहानसन ने दिया। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहां अच्छे से समझना, एक्चुअल में यहां होगा क्या। आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल समझाऊंगी, एक एग्जाम्पल से ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इंसुलिन की जीन का। इंसुलिन की जीन, किसकी जीन ले रहे हैं, इंसुलिन की जीन। अब आप कहोगे कि मैडम इंसुलिन की भी जीन होती है क्या, बिल्कुल। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, और इस इंसुलिन हार्मोन की भी गुणसूत्र पर क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीन। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे किसी जीन की कॉपी करवानी है तो सबसे पहले तो मुझे किसका पता होना चाहिए, जीन का। यानी मैं क्या करूंगी, जीन को पहचानूंगी। मैंने डीएनए से इंसुलिन की जीन की क्या कर ली, पहचान कर ली। और जब इंसुलिन की जीन की पहचान हो गई तो पहचान करने के बाद मैंने क्या कर लिया, उस डीएनए से उस जीन को वहां से हटा लिया। क्या कर लिया, हटा लिया। यानी सबसे पहली प्रोसेस तो क्या होगी, इंसुलिन की जीन की मैंने क्या की, पहचान की। क्या करी, पहचान। और पहचान करने के बाद उसका क्या किया, मैंने पृथक्करण किया। वहां से उस जीन को क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, अब अलग कैसे करेंगे और पहचान कैसे करेंगे, ये अभी हम मेथड पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्या कर रही हूं, एक बेसिक आपका कंसेप्ट बना रही हूं कि सबसे पहले अगर किसी जीन की क्लोनिंग करवानी होती है तो पहले उस जीन को आपको आइडेंटिफाई तो करना आना चाहिए। भाई जब पुलिस चोर को पकड़ेगी, ठीक है, तो पुलिस चोर को पकड़ेगी तो कम से कम चोर का पता तो होना चाहिए कि कौन सा है। भाई इस भीड़ में चोर कौन सा है, पहले उसको पकड़ के अलग तो निकालो, तब जाके उसका ट्रीटमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है कि मुझे अगर इंसुलिन की जीन चाहिए तो मुझे जो गुणसूत्र है 46, उन गुणसूत्र में से मुझे ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन की जीन कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर ली, इंसुलिन जीन की पहचान कर ली और उसका क्या कर लिया, पृथक्करण कर लिया। क्या कर लिया, पृथक्करण। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैंने जीन को पहचान लिया, यानी मान लो ये एक हमारा डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड हमारा क्या है, डीएनए है। मैंने इस डीएनए के इस भाग से किसकी जीन निकाल ली, इंसुलिन की जीन निकाल ली। किसकी जीन निकाली, इंसुलिन की जीन। किसी भी जीन को ध्यान से सुन लेना, हाँ राज रावत जी गुड मॉर्निंग। किसी भी जीन को यदि डीएनए से हटा लिया जाता है तो वो जीन, जैसे मैंने इंसुलिन की जीन को डीएनए से हटा दिया तो ये जीन अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकती, अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकती। और रेप्लिकेशन का मतलब आप क्या कहते हैं, प्रतिकृति। और प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हुबहू क्या बनाना, कॉपी बनाना। बिल्कुल हुबहू क्या बनाना, कॉपी बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन करना या फिर क्या करना, प्रतिकृति करना। अब मैंने इंसुलिन की जीन को इस डीएनए से हटा लिया तो ये जीन अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकती, अपनी कॉपी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, इसका कारण, इसका कारण आप हमेशा याद रखेंगे। इसका कारण होता है कि डीएनए में रेप्लिकेशन के लिए एक साइड पाई जाती है, एक साइड पाई जाती है, उस साइड का नाम होता है ORI साइड, ओरिजिन। ORI साइड, क्या नाम होता है, ORI साइड। ये ORI साइड है जो क्या करवा सकती है, किसी भी
जीन किसी भी डीएनए को क्या करवा सकती है, रेप्लिकेट करवा सकती है, उसकी क्या बना सकती है, प्रतिलिपि बना सकती है, कॉपी बना सकती है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि हमने तो जीन को डीएनए से हटा दिया, और जब जीन डीएनए से हट गई तो क्या उसकी प्रतिलिपि बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसमें ORI साइट क्या है, एब्सेंट है। ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या किया, जीन की क्लोनिंग करवाने के लिए, हुबहू कॉपी बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जीन की पहचान कर ली, और वो जीन मैंने उदाहरण लिया है, मैंने किसकी जीन ली है, इंसुलिन की जीन ली है। उस जीन को मैंने डीएनए से पहचाना, अब डीएनए से उसको अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे मैंने डीएनए से जीन को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, अलग निकाल लिया। सेपरेट कर लिया तो वहां की ORI साइड क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि ORI साइड किसके पास है, डीएनए के पास है, जबकि जीन तो डीएनए से अलग हो गई है। अब जब जीन डीएनए से अलग हो गई तो अब इसकी मुझे करवानी क्या थी, रेप्लिकेशन, लेकिन इसकी रेप्लिकेशन तो अब हो ही नहीं सकती। अब क्या होगा, अब दूसरी स्टेज में क्या होगा, क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब ये जीन रेप्लिकेशन नहीं कर पा रही तो किया क्या जाएगा, ध्यान से देखो यहां से। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक क्लोनिंग वेक्टर काम में लेना पड़ेगा। मैं क्या काम में लूंगी, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, देखो दूसरी स्टेप मैंने क्या काम में ली, क्लोनिंग वेक्टर। क्या काम में ले लिया, क्लोनिंग वेक्टर, जिसे आप क्लोनिंग वाहक भी कह सकते हैं। अब क्या किया जाएगा, क्लोनिंग वेक्टर, देखो वेक्टर का जो काम करता है ये करेगा हमारा प्लाज्मिड। क्या काम कौन करता है, प्लाज्मिड करता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक प्लाज्मिड ले लिया, ये भी एक डीएनए होता है, ठीक है, और इस डीएनए में कौन सा भाग है, ORI भाग है। मैंने इस जीन को यहां से हटाया और इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया। मान लो मैंने इस जीन को यहां पे जोड़ दिया, क्लियर है, मैंने इस जीन को कहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया। इस डीएनए में कौन सी पोजीशन है, ORI। ये ORI स्थिति की वजह से ये जीन यहां पे क्या करेगी, क्लोनिंग करेगी। क्या करेगी, क्लोनिंग करेगी। यानी दूसरी स्टेज में मैंने जीन की क्लोनिंग करने के लिए किसको काम में ले लिया, क्लोनिंग वेक्टर को काम में ले लिया, ठीक है। और क्लोनिंग वेक्टर क्या कर रहा है, यहां पे क्लोनिंग वेक्टर इस जीन को जोड़ रहा है। ये जीन कौन सी है, जो इंसुलिन की जीन थी, जो हमने पृथक की थी, और वो किसके साथ जोड़ दी, हमने प्लाज्मिड के साथ जोड़ दी, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब ये क्लोनिंग करने लग गया तो इस इंसुलिन की बहुत सारी जीन इसकी कॉपी बन जाएगी। यानी जो एक जीन निकाली है उसकी बहुत सारी कॉपियां हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या हम इसे ओपनली छोड़ सकते हैं, क्या ये प्लाज्मिड ऐसे कॉपी बना सकता है, नहीं बना सकता। अब होगा क्या कि हम क्या करेंगे, इस क्लोनिंग वेक्टर को हम कहां भेजेंगे, एक होस्ट सेल में। किसमें भेज देंगे, एक होस्ट सेल। एक होस्ट सेल यानी कि एक परपोषी कोशिका में। किसमें भेजेंगे, एक परपोषी कोशिका में। और वो परपोषी कोशिका हमारी कौन होती है, बैक्टीरिया। यानी हम परपोषी कोशिका के रूप में, होस्ट सेल के रूप में हम किसको काम में लेते हैं, बैक्टीरिया को काम में लेते हैं। अब किया क्या जाएगा कि इस क्लोनिंग जो वेक्टर में जो जीन की हमने रेप्लिकेशन करवानी है, हम इसको कहां भेज देंगे, बैक्टीरिया के अंदर भेज देंगे, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करेगी, बहुत सारी इंसुलिन की कॉपियां बनाएगी। और जब इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो आपको पता है प्रोटीन भी उच्च मात्रा में बनेगी। और इसके बाद इसका क्या किया जाएगा, उच्च मात्रा में, उच्च स्तर पर संवर्धन किया जाएगा। और संवर्धन करके जो डायबिटीज के पेशेंट है वहां पे इस इंसुलिन को क्या किया जाएगा, काम में लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। क्लास 8 से 9 स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको समझना है। सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंग समझो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक डीएनए लिया, ये एक डीएनए है। इस डीएनए से मैंने इंसुलिन की जीन को उठाया, अलग किया, और इंसुलिन की जीन को हटाकर मुझे क्या करना है, वैसी और कॉपियां बनानी है। तो मैंने क्या करवाया, इंसुलिन की जीन की रेप्लिकेशन करवानी है। अब मैंने जीन को हटा लिया तो वो अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकती, वो अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ORI स्थल, अभी बताया है मैंने, कौन सा स्थल, ORI स्थल क्या होगा, एब्सेंट होगा।
अब उसकी प्रतिकृति करवाने के लिए हम क्लोनिंग वेक्टर को काम में लेंगे, और क्लोनिंग वेक्टर में मैंने किसको जोड़ दिया, जीन को जोड़ दिया, और फिर इस जीन को जोड़कर मैंने इसको किस में स्थानांतरित कर दिया, होस्ट सेल यानी कि परपोषी कोशिका में। इस परपोषी कोशिका में क्या होंगे, इस जीन की बहुत सी प्रतिलिपियां बनेगी, और जब प्रतिलिपियां बनेगी तो इंसुलिन हार्मोन ज्यादा बनेगा, प्रोटीन ज्यादा बनेगी, और इनको हम डायबिटीज के रोगियों के उपचार में क्या ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। अब मैंने कर क्या दिया, यहां से एक चीज समझो, मैंने जीन क्लोनिंग तो करवा दी, लेकिन जीन क्लोनिंग में मैंने क्या किया, जीन को हटाया, ठीक है, यानी मैंने डीएनए की संरचना क्या कर दी, बदल दी। एक डायग्राम से सुनो, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, क्लास रोज लगेगी 8 बजे से। अब देखो, आप इस जीन क्लोनिंग को एक डायग्राम से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। होगा क्या, हाँ कुलदीप राजक, रोज लगेगी क्लास। अब होगा क्या कि मान लो मेरे पास एक ये डीएनए है, ये क्या है, हमारा डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ। मैंने क्या किया, इस डीएनए से क्या निकाल ली, ये एक इंसुलिन की जीन निकाल ली। इंसुलिन की जीन को मैंने क्या कर लिया, यहां से पृथक कर लिया। अब ये जीन खुद की रेप्लिकेशन यानी कि खुद की प्रतिकृति नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ पे ओआरआई स्थल क्या है, एब्सेंट है। ओके, अब क्या होगा कि रेप्लिकेशन नहीं कर सकती, तो इस जीन को हम किस में डालेंगे, क्लोनिंग वेक्टर में। किसमें जोड़ दिया मैंने, क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ दिया। मान लो यहां पे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने इंसुलिन जीन को, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इसको हम किस में डालेंगे, होस्ट सेल, परपोषी कोशिका, और वो होस्ट सेल आपकी क्या होगी, बैक्टीरिया होगी, जीवाणु होगी। होस्ट सेल में क्या होगा, इंसुलिन की क्या बनेगी, कॉपी बनेगी, और ये इंसुलिन की कॉपियां क्या बनाएगी, उच्च मात्रा में क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, जीन की क्लोनिंग, बस हुबहू हमें क्या बनानी है, जीन बनानी है। तो हमने हुबहू जीन की कॉपी बना दी, और बनाने का जो मेथड है वो बायोटेक्नोलॉजी का ये मेथड है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैंने डीएनए से क्या निकाल ली, जीन निकाल ली, मतलब मैंने डीएनए का जो रासायनिक संरचना थी, जो रासायनिक इसकी स्ट्रक्चर थी, उसको मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। भाई बदलेगी कि नहीं बदलेगी, पहले डीएनए में इंसुलिन जीन थी, अब मैंने क्या कर लिया, डीएनए से क्या निकाल दी, इंसुलिन जीन ही निकाल दी, तो इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अब आप एक बात ध्यान रखना कि किसी भी किसी भी आनुवांशिक पदार्थ, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, उनसे अगर उनकी रासायनिक संरचना को परिवर्तन कर दिया जाए तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी मैंने बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब क्या है, आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक संरचना का परिवर्तन करना। और परिवर्तन कैसे करेंगे, डीएनए से हम क्या कर सकते हैं, जीन को निकाल सकते हैं, हम डीएनए के अंदर जीन को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो उसकी आनुवांशिक संरचना क्या हो गई, उसकी रासायनिक संरचना क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है। इसके बाद मैंने क्या किया, इस वेक्टर के अंदर किसको जोड़ा, इंसुलिन की जीन को जोड़ा। मतलब ये जो डीएनए था, ये डीएनए भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसको बोला जाता है पुनर्योजित डीएनए। पुनर्योजित का मतलब समझ गए, दोबारा से बनाया हुआ डीएनए, पुनर्योजित। और पुनर्योजित को इंग्लिश में बोला जाता है रिकॉम्बिनेटेड। रिकॉम्बिनेटेड क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपसे पूछा जाए कि रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, तो बाहर से एक विजातीय डीएनए के टुकड़े को, एक जीन को किसी नए डीएनए के साथ जब जोड़ा जाता है तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेटेड, यानी दोबारा से कंबाइंड किया गया है। रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजित डीएनए के नाम से इसको कहा जाता है। ये हमने तीनों को
इंटरलिंक किया है। मैंने जीन क्लोनिंग को किससे जोड़ा? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। कैसे जोड़ा? मैंने कहा कि डीएनए की जब रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है उसे ही आप क्या कह देते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक हमने किसको कहा है? पोल बर्ग को। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है? पोल बर्ग को कहा जाता है। फिर मैंने क्या कहा कि यहां से ये जो जीन निकाली है इसकी कॉपी करवाने के लिए इसको हम किस में डालेंगे? प्लाज्मिड में डालेंगे, क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, और क्लोनिंग वेक्टर इसकी क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा। ठीक है, इस डीएनए को, जो ये डीएनए यहां बना है जहां पे दो डीएनए आपस में जुड़े हैं, एक विजातीय डीएनए जो बाहर से आया है उसे हमने क्या बोल दिया? रिकॉम्बिनेटेड डीएनए या फिर पुनर्योजित डीएनए बोल दिया। अनिल मीना जी, जीन क्या होती है? जीन बेटा आनुवांशिकी की इकाई होती है जो हमारे गुणसूत्रों पर पाई जाती है। आपने क्लास को शुरू से नहीं देखा तो दिक्कत आ रही होगी, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, क्लास को तो शेयर कर दो एक बार। हाँ, हिंदी लिख रहे हैं, ये इंग्लिश टेक्निकल वर्ड है। क्लास को शेयर कर दो एक बार जल्दी से। ओके, अब देखो आगे। ये हमने थोड़ा सा एक इसका बेसिक सा वो देख लिया कि आखिरकार ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या, हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हमने यहां पे देखी। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि इसकी जो स्टेप्स आनी है वो क्या होगी? इसकी जो स्टेप आनी है वो क्या होगी कि हम कैसे जीन की क्लोनिंग करवा सकते हैं। इसकी स्टेप अभी हमने देखी। अब होगा क्या? सबसे पहले मैंने इस जीन क्लोनिंग का, ध्यान से सुनो, मैंने इस जीन क्लोनिंग की फर्स्ट स्टेप क्या लिखी कि हम क्या करते हैं? जीन को डीएनए से अलग करते हैं। जीन को डीएनए से क्या करते हैं? अलग करते हैं। जीन को डीएनए से क्या करते हैं? अलग करते हैं। सबसे पहला तो आपसे एक सवाल, सबसे पहले तो आपको एक सवाल मैं पूछ लेती हूं। हमने क्या कहा? यूकेरियोटिक कोशिका, मान लो मेरी बॉडी से, मेरे डीएनए से क्या निकाली गई है? इंसुलिन की जीन निकाली गई है। तो मैं कैसी, मेरी कोशिका कैसी है? यूकेरियोटिक। कैसी कोशिका है? यूकेरियोटिक। हमने क्या किया? यूकेरियोटिक कोशिका की जीन को किसमें डाला? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आते ही आपको नाम याद आ जाना चाहिए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने यूकेरियोटिक की जीन निकालकर किस में डाल दी? प्रोकैरियोटिक में डाल दी। क्या ये सही है? और ऐसा किया क्यों? इसका कारण क्या है? जल्दी से आंसर दो भाई। इसका कारण क्या होगा कि यूकेरियोटिक से जीन निकाली और किस में डाली? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यूकेरियोटिक की जीन निकाल के मैंने यूकेरियोटिक कोशिका में नहीं डाली? ये कैसे पॉसिबल नहीं हुआ? ये क्यों करना पड़ता है कि हम यूकेरियोटिक से जीन निकालते हैं और किस में डालते हैं? प्रोकैरियोटिक में डालते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यूकेरियोटिक कोशिका से जीन निकाल के हमने यूकेरियोटिक कोशिका में नहीं डाली? इसका कारण क्या है? जल्दी से आंसर दो। ये कैसे पॉसिबल होगा? नहीं आ रहा? जल्दी आंसर देंगे। जल्दी बताओ, जल्दी। अरे कोई भी आंसर नहीं दे रहा। कुलदीप राजे का आंसर दो। सुरेश कुमार जी आंसर दिए। आज से ही स्टार्ट है कुलदीप जी। 2 बजे वाली क्लास होगी रेगुलर। 2 बजे वाली क्लास रेगुलर होगी। उमेंद्र कुमार, ओके, मैं ही बता देती हूँ भाई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम यूकेरियोटिक कोशिका से जो जीन हमने निकाली है, ठीक है, उस यूकेरियोटिक कोशिका को हमने यूकेरियोटिक में क्यों नहीं डाला? हमने प्रोकैरियोटिक में क्यों डाला है? अरे बेसिक सा रीजन है, ध्यान से देखो। रीजन क्या है कि एक जो यूकेरियोटिक कोशिका है, हमारा ही एग्जांपल ले लो। हमारी जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो विभाजन कितने टाइम में करती है? 24 घंटे में। यानी कि उसकी कोशिका को, हमारी कोशिकाओं को विभाजन करने में कितना टाइम लग जाता है?
24 घंटे लग जाते हैं, यानी कि 24 घंटे में विभाजन होगा तब जाके जीन की क्या होगी, क्लोनिंग होगी, जीन की क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने यूकैरियोटिक की जीन को किसमें डाल दिया, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने किसके बात की, बैक्टीरिया की बात की, हमने किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया में। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, ये 20 मिनट में विभाजन करता है। हर 20 मिनट में क्या होता है, विभाजित होता है। हर 20 मिनट में क्या होता है, विभाजित होता है। और जब ये 20 मिनट में विभाजित होगा, देखो ये यूकैरियोटिक कोशिका 24 घंटे ले रही है विभाजन करने में, कोशिका विभाजन करने में, लेकिन एक बैक्टीरिया कोशिका एक बार विभाजन करने में कितना टाइम ले रही है, 20 मिनट का टाइम ले रही है। अब हर 20 मिनट में जब बैक्टीरिया विभाजित होगा, कोशिका विभाजित होगी, तो इसके अंदर क्या बनने लग जाएगी, जीन की जो क्लोनिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। और हमारा तो मोटिव ही क्या है, हमें जीन की ज्यादा से ज्यादा क्या बनानी है, कॉपी बनानी है। भाई समय भी कम लगे, टाइम भी कम लगे और हमें प्रोडक्ट भी अच्छा मिले, वो यूज करेंगे ना। भाई ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि आपको दो को मशीन दे रखी है कि 1-2 घंटे में इतने पेज टाइप कर रही है और 1-2 घंटे में इतने पेज टाइप कर रही है, तो आप किसको काम में लेते हो, जो जल्दी काम करे, टाइम कम हो और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। बस सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जैसे जीवाणु हर 20 मिनट में एक बार विभाजन कर जाता है, तो जितना ज्यादा विभाजन होगा उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, जीन की क्लोनिंग बनेगी। तो ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रख लेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जीन निकालकर हमेशा प्रोकैरियोटिक में डाली जाती है। क्यों डाली जाती है, क्योंकि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका लगातार बिना किसी देरी के क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। क्लियर है? शिखा चौधरी जी आप लेट आए हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि आपको शुरू से पढ़ना है, आप लेट आए हैं, फिर भी कोशिश करो। फिर भी कोशिश करो। अब देखो आगे हमें क्या देखना है, ठीक है, आगे हमें क्या देखना है कि हम जीन को कैसे निकालेंगे डीएनए से। ये भाई हमारे पास एक डीएनए है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक डीएनए दिया हुआ है। अब डीएनए से जीन को निकालना एक आसान काम तो नहीं है, ठीक है। अब आप डीएनए से जीन को कैसे निकालोगे, तो डीएनए से जीन को निकालने के लिए डीएनए के बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब बॉन्ड को हम कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान से समझो, इसके लिए हमें काम में लेना पड़ेगा आरई। अब आप बोलोगे ये आरई क्या होते हैं, इनको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये हमारे क्या हो गए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को काटने का काम करेंगे। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों को आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आणविक कैंची। आणविक कैंचियां भी इनको कहा जाता है, आणविक सीजर, मोलिक्यूलर सीजर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो ध्यान से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप क्या बोल रहे हैं, मोलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची बोल रहे हैं। ये आणविक कैंची क्या कर रही है, इस डीएनए के पार्ट्स को काट रही है, यानी डीएनए को क्या कर रही है, काटने का काम कर रही है। और आपको पता है कि काटने के लिए, किसी भी चीज को काटने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, सीजर को काम में लेते हैं, कैंची को काम में लेते हैं। यहाँ पे हम सीजर कौन सी काम में लेंगे, भाई हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। अब हम ये तो है नहीं कि हमारी बॉडी में कैंचियां डाल सकते हैं कि डीएनए को काटने के लिए, क्या यूज में ले सकते हैं क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी बॉडी में खुद ऐसे एंजाइम होते हैं जो सीजर की तरह काम कर सकते हैं, जो सीजर की तरह क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ब्रह्मोसी क्लास होगी, ये एक्स्ट्रा क्लास है, 2 बजे वाली क्लास होगी, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ये काटने का काम करते हैं, किसको, डीएनए को। अब देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 2 प्रकार के। आणविक कैंचियां या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। सबसे पहले की मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम,
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम, ठीक है, घबराना मत नाम देख के, अभी समझा रही हूं। दूसरा जो पार्ट है इसका उसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेजेज एंजाइम, न्यूक्लियेजेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो ये होते क्या है, ध्यान से समझो ये होते क्या है, ठीक है। चैप्टर का नाम बायोटेक्नोलॉजी। ये होते क्या है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। अब एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और न्यूक्लियेजेज का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड किसमें पाए जाते हैं, हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, डीएनए में। और एंजाइम आप समझ ही रहे हैं, एंजाइम क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। अब ये दोनों प्रकार के जो एंजाइम है ये क्या काम करते हैं, देखो एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड। मैंने यहां पे एक डीएनए ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, ये एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के ये भाग कौन से हैं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, मैडम किनारे वाले भाग हैं। कौन से भाग हैं, किनारे वाले भाग हैं, ठीक है। अब ये जो किनारे वाले भाग है, ये जो किनारे वाले भाग हैं, इस किनारे वाले भाग को आप क्या बोलेंगे, एक्सो। और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाह्य भाग, बाहर की ओर, बाह्य, बाहर की ओर। तो डीएनए के किनारे वाले भाग को जो काटेगा, डीएनए के किनारे वाले भाग को जो काटेगा उसको आप क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। उसको आप क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि डीएनए के किनारे वाले भागों को जो एंजाइम काटेगा, किनारे को आप क्या बोल रहे हैं, एक्सो, उसे आप क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। लेकिन यदि डीएनए को बीच में से काटना है, डीएनए को बीच में से, एंडो, एंडो का मतलब अंदर, एंडो का मतलब अंदर, डीएनए को यदि बीच में से काटना है तो बीच में से काटने के लिए आप एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को काम में लेंगे। तो दोनों का काम तो क्या है, दोनों का कॉमन काम क्या है, डीएनए को काटना, डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना किसका काम है, एंडोन्यूक्लियेज सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों का। लेकिन काम कैसे करेंगे, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये क्या करेगा, हमारे डीएनए को अंदर से काटेगा, बीच वाले भागों को काटेगा, इनसाइड वाले भागों को काटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोन्यूक्लियस। और जो डीएनए के किनारे वाले भागों को काटेगा, ठीक है, इन किनारे वाले भागों को, उसे हम क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये दोनों एंजाइम कर क्या रहे हैं, डीएनए को काटने का काम कर रहे हैं। हम डीएनए को काट क्यों रहे हैं, क्योंकि डीएनए से हमें क्या निकालनी है, जीन निकालनी है। डीएनए से हमें क्या निकालनी है, जीन निकालनी है। अब डीएनए से जीन निकालने के लिए आप आणविक कैंचिया यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर्स को काम में लेंगे, और वो मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होंगे, हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में अपना हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और दूसरा कौन सा हो गया, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। अगर हमें बीच में से काटना है तो हम एंडोन्यूक्लियस को काम में लेंगे, और अगर हमें किनारे से काटना है तो हम रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम को काम में लेंगे। तो इन्हें काम में क्या ले रहे हैं, हमारी पहली स्टेज क्या थी, जीन क्लोनिंग करवाने के लिए हमें डीएनए से किसको अलग करना है, जीन को अलग करना है। और जीन तभी अलग होगी जब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। और उनको अलग करने के लिए हमें ये आणविक कैंचिया काम में लेनी पड़ेगी। क्लियर है, चलो क्लियर है इतना, चलो आगे, क्लियर है। हाँ सुखदेव पवार जी, गुड मॉर्निंग, क्लियर है, चलो आगे। महेश वर्मा जी, हाँ जितेंद्र कुमार, हाँ आप आजमपुर यूपी से हैं, चलो आगे। नहीं क्लास 2 बजे वाली तो लगेगी, ये एक एक्स्ट्रा क्लास है सुबह 8 बजे से। ORI ओरिजिन साइड होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ओके चलो आगे।
ये हमने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम क्या कह रहे हैं, मोलिक्यूलर सीजर्स भी बोल रहे हैं। और हमने इनको दो प्रकार से पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एंडोन्यूक्लिएज हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज हो सकते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे, बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणु में। आप नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बिल्कुल नहीं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जब प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम आ जाता है तो हम किसका उदाहरण ले लेते हैं, जीवाणु का, कि बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये आणविक कैचिया पाई जाती है, ये मॉलिक्यूलर सीजर से पाई जाती है। अब देखो ये जीवाणु के खुद के डीएनए में, ये जीवाणु का डीएनए है, ठीक है, और इस जीवाणु के अंदर खुद के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा आरई प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही क्या है, डीएनए को काटना। क्या काम होता है, डीएनए को काटना। अब आपसे एक सवाल बन जाता है, सवाल क्या पूछा जाता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटते हैं, तो खुद बैक्टीरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। खुद बैक्टीरिया के अंदर ये मॉलिक्यूलर सीजर्स प्रेजेंट है। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सवाल है ये, नीट वाले बच्चे ध्यान दे लेना इस चीज पे कि खुद बैक्टीरिया, खुद प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, फिर भी इस डीएनए को ये काटते नहीं। क्यों? अगर ऐसा होता तो आज बैक्टीरिया का जो डीएनए होता, जो आनुवंशिक पदार्थ होता, वो हमें टुकड़ों में मिलता। किसमें मिलता? टुकड़ों में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये एक बैक्टीरिया सेल है, ये एक क्या है, बैक्टीरिया कोशिका है, और इस बैक्टीरिया कोशिका में ये क्या है, इसका डीएनए है। क्या है? डीएनए। और इसी बैक्टीरिया कोशिका में ये क्या पाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरई पाए जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को नहीं काट रहे? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका आंसर देंगे। टाइम एक क्लास ये होगी और एक 2 से 3 होगी। कुलदीप राजक जी, जल्दी बताएंगे इसका आंसर कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि खुद बैक्टीरिया के अंदर जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जा रहे हैं, जब आणविक कैचियां पाई जा रही है, तो वो उसके खुद के डीएनए को क्यों नहीं काट रहे? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जल्दी आंसर देंगे। विज्ञान आती नहीं, कैसे उत्तर दे महेश वर्मा जी? कोई बात नहीं, आप रेगुलर क्लास लोगे तो एक दिन आपको भी साइंस आएगी। वेट, आई नो नहीं आता, चलो ठीक है, नहीं आता तो अब इस चीज को अच्छे से समझो। आपको समझना क्या है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया होता है समझदार, हमारी तरह बेवकूफ नहीं होता। हमारी तरह बेवकूफ क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें खुद की बॉडी के बारे में नहीं पता। सिंपल सी बात है, मैं आपसे कुछ भी पूछूं, किसी भी सिस्टम से एक भी सवाल पूछ लूं, आप में से बहुत कम लोग बता पाएंगे। हमें खुद की बॉडी के बारे में नहीं पता तो हम बैक्टीरिया के बारे में कैसे पता करेंगे? और हमें पता ही है कि हम खुद से ज्यादा दूसरी चीजों को समझने में इंटरेस्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है। लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ओवर स्मार्ट होता है और कर क्या लेता है कि ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरिया का क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, और इसके अंदर खुद के अंदर क्या पाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो इस डीएनए को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन काट क्यों नहीं रहे, इसका कारण क्या है? ये क्या करता है, अपने डीएनए के वो भाग, वो विशिष्ट भाग, ध्यान से सुनो, अपने डीएनए के वो विशिष्ट भाग जिनको
कौन पहचान सकता है? आर्य पहचान सकता है। जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान सकता है उन विशिष्ट भागों पर मिथाइल समूह जोड़ देता है। कौन सा समूह जोड़ देता है? मिथाइल समूह, यानी उनको मिथाइलेटेड कर देता है। मान लो डीएनए का ये भाग है, इस भाग को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट सकता है, तो वो क्या करेगा? इस भाग को ढकने के लिए यहां पे जो हमारा CH3 होता है, जो मिथाइल समूह होता है, इसको क्या कर देगा? जोड़ देगा। और जब ये मिथाइल समूह जुड़ गया, अभी दूसरा ग्रुप आ गया, इस दूसरे ग्रुप को ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं पहचान सकता। बेसिक सी बात है, घूंघट उड़ा देता है, इसका क्या कर देता है? मुंह ढक देता है कि कोई और आए तो तुझे पहचान नहीं सके। बस ये काम करता है, खुद बैक्टीरिया करता है, खुद बैक्टीरिया का डीएनए करता है। डीएनए क्या कर लेता है? अपने उन विशिष्ट डीएनए के जो भाग हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान सकता है, उनके ऊपर क्या जोड़ देता है? मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है, उनको मिथाइलेटेड कर देता है। इस वजह से इन भागों को ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान नहीं पाता और फिर इन भागों को ये काट नहीं सकता। इस तरीके से खुद बैक्टीरिया अपने डीएनए को क्या करता है? सेफ रखता है और दूसरे डीएनए को काटने के लिए क्या रखता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रखता है, आणविक कैंचिया रखता है। क्या रखेगा? आणविक कैंचिया रखेगा। क्लियर है? चले आगे, चले आगे। अरे ये सीखने की बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो। कहा, मेरा सवाल क्या था? इसको बोला जाता है RM सिस्टम। ये जो सिस्टम मैंने पढ़ाया है, इसको क्या कहा जाता है? RM सिस्टम कहा जाता है। RM सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब RM सिस्टम का मतलब क्या है? पहले इसको एक बार मैं मिटा रही हूं, आगे इसको देखो, दोबारा अच्छे से समझो कि मैंने क्या बोला है, उस बात को समझना है। मैंने आपके सामने एक हेडिंग लिखी, RM सिस्टम। क्या लिखा? RM सिस्टम। ठीक है, और RM सिस्टम की यदि मैं फुल फॉर्म लिखूं तो इसको कहा जाएगा रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन। इसको क्या कहा जाएगा? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन। और आपको पता है कि मॉडिफिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रूपांतरण। रूपांतरण कर देना, उसको मॉडिफाई कर देना। रिस्ट्रिक्शन के लिए किसी चीज को मॉडिफाई कर देना, उसको रूपांतरित कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? RM सिस्टम कहते हैं। ये RM सिस्टम किसमें देखने को मिल रहा है? बैक्टीरिया में देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है? जीवाणु में। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो हमारा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर खुद में क्या पाए जाते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए को विभिन्न भागों से काटने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब ये विभिन्न भागों से काटने का काम कर रहे हैं, कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो खुद बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? अपने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने के लिए, अपने बैक्टीरिया को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने के लिए क्या करता है? बैक्टीरिया के उन विशिष्ट भागों पर कौन सा ग्रुप जोड़ देता है? मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। ठीक है, तो इसको मिथाइलाइजेशन भी कह सकते हैं, मिथाइलीकरण भी बोल सकते हैं। डीएनए पे जब मिथाइल समूह जोड़ देता है तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको पहचान नहीं पाता और इसका डीएनए क्या रह जाता है? सेफ रह जाता है। इसे आप कहते हैं RM सिस्टम, यानी कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन। आप इसे क्या कहेंगे? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन, RM सिस्टम, जो किसमें देखने को मिलता है? जीवाणु में देखने को मिलता है। और जीवाणु के अंदर ये जीवाणु खुद के डीएनए को बचाने के लिए क्या करेगा? अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लेगा, अपने डीएनए को चेंज कर लेगा। और मॉडिफाई कैसे कर लेगा? अपने डीएनए के जो कई भाग है उनको क्या कर लेगा? मिथाइल ग्रुप जोड़ लेगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे? मिथाइल हो जाएंगे और ये पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये आपको याद रखना है, RM सिस्टम, जो किसमें पाया जा रहा है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के अंदर पाया जा रहा है। तो अभी मैं आपको पहली स्टेप पढ़ा रही हूं जीन क्लोनिंग की, कि हमें क्या करना है? डीएनए से जीन को अलग करना है। और डीएनए से जीन को अलग करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए
सोचिए कि आखिरकार ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, आखिरकार ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको कहा, एक एडिंग लिख दी कि ये मैंने लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या लिख दिया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या होते हैं। तो आपका सीधा सा सवाल आता है, आंसर आता है, क्या बोलते हैं कि एंडो का मतलब इनसाइड, न्यूक्लिएजेज का मतलब न्यूक्लियोटाइडों को तोड़ेगा, और वो किसके? डीएनए के। यानी कि ये डीएनए को जब अंदर वाले भागों से काटता है, इनसाइड वाले भागों से जो एंजाइम काटता है, उसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। अगर आप पहले रिस्ट्रिक्शन जोड़ रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन जोड़ रहे हैं तो इसका मीन्स कुछ अलग है, इसका मतलब क्या है? कुछ अलग है। अब इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज का मतलब तो आपको पता है कि डीएनए के अंदर वाले भाग से काटेगा। ओम सिंह भाटी जी, आप लेट हो गए, गुड मॉर्निंग। तो ये डीएनए को क्या करेगा? अंदर वाले भागों से काटेगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जीवाणु, ध्यान से सुनना, कोई भी जीवाणु जब किसी विषाणु पे आक्रमण करता है, कोई भी जीवाणु जब किसी विषाणु पे आक्रमण करता है, तो ये आक्रमण को क्या करता है? संक्रमण को क्या करता है? रेस्ट्रिकेट करता है, रोकता है, रेस्ट्रिकेट करता है, रोकता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी विषाणु है, वो किसके अंदर अटैक करता है? जीवाणु के अंदर अटैक करता है। तो ये क्या करेगा? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें पाया जा रहा है? जीवाणु में। मैंने क्या बताया कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जितने भी आणविक केचियां हैं, वो किसमें पाई जाती है? जीवाणु में पाई जाती है। अब ये डीएनए को काटने के अलावा, भाई बैक्टीरिया के डीएनए को तो काटना ही नहीं है, बैक्टीरिया ने तो अपने डीएनए को क्या कर रखा है? मॉडिफाई कर रखा है। तो फिर जीवाणु के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन क्या काम करता है? तो ये रिस्ट्रिक्शन जीवाणु में क्या काम करता है कि बाई चांस अगर कोई विषाणु इस जीवाणु पर संक्रमण कर दे, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? इस विषाणु का जो डीएनए है, ध्यान से सुनो, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया। इस पर किसने आक्रमण कर दिया? विषाणु ने। विषाणु ने क्या किया? संक्रमण कर दिया। ये विषाणु क्या करेगा? अपना डीएनए इसके अंदर फेंकेगा, किसमें? जीवाणु में। यानी विषाणु का जो डीएनए है, ये खुद जीवाणु का डीएनए, और इसके अंदर किसका डीएनए आ गया? विषाणु का। विषाणु ने क्या किया? अपना डीएनए किसको फेंक दिया? बैक्टीरिया को। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया में तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, और ये तो भाई सीजर है, ये तो आणविक केचियां हैं, और ये आणविक केचियां क्या करेगी? इस डीएनए को, विषाणु के डीएनए को छोटे छोटे भागों में क्या कर देगी? काट देगी, और ये डीएनए यहीं पे वर्किंग करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, तो अब क्या इस वायरस का जो संक्रमण बैक्टीरिया पे हुआ था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ ना। उसको रोकने का काम किसने किया? इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। ठीक है, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया? रेस्ट्रिकेट कर दिया। किसको? विषाणु के डीएनए को। विषाणु ने तो क्या किया? अपना डीएनए किसको, किसमें छोड़ दिया? जीवाणु में छोड़ दिया। लेकिन जीवाणु क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रखता है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो क्या करते हैं? डीएनए को देखा और डीएनए को क्या कर दिया? छोटे छोटे भागों में काट दिया, छोटे छोटे भागों में काट दिया। अब हो गया क्या कि जैसे ही डीएनए आया विषाणु का, और विषाणु के डीएनए को इसने क्या कर दिया? छोटे छोटे भागों में काट दिया। और जब ये छोटे छोटे भागों में कट गया, तो अब आनुवांशिक सूचनाएं भी इसकी क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है। तो इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही ये होता है कि जब कोई विषाणु इस जीवाणु पे आक्रमण करे या फिर इस पे संक्रमण करे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको रेस्ट्रिकेट करेगा, इसको प्रतिरोधी करेगा, इसको रोकेगा अंदर आने से, कि भाई तेरी एंट्री यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। गेट पे ही तैयार बैठे हैं कि तू अंदर आ तो सकता है, लेकिन अंदर से जब बाहर जाएगा तो तुझे खुद को समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये कौन कहता है? जीवाणु कहता है। किसको? विषाणु को कहता है, क्योंकि जीवाणु के पास तो भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, केचियां हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आणविक जो केचियां है, मॉलिक्यूलर जो सीजर्स है, वो डीएनए को, विषाणु के डीएनए को क्या कर देगी? काट देगी। लेकिन एक बात आप नोट लगा लेंगे, एक बात आपको नोट लगा के लिखना है। आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज का, ध्यान से बताओ मुझे, आपने किसका नाम सुना है? बैक्टीरियोफेज का सुना है सबने?
बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज को आप क्या कहते हैं हिंदी में? जीवाणु भोजी। आप बैक्टीरियोफेज को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। अब ये बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी क्या होता है? ठीक है, हम यहाँ पे जीवाणु देख के हम क्या कह देते हैं कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? ध्यान से सुनो, जीवाणु भोजी को आप दो भागों में तोड़ो, एक हो गया जीवाणु और दूसरा हो गया भोजी। ठीक है, और भोजी का मतलब क्या होता है? भक्षण करना। भोजी का मतलब क्या होता है? भक्षण करना। यानी कि ऐसा सूक्ष्म जीव, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवाणु का भक्षण करता है। जो किसका भक्षण करता है? जीवाणु का भक्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। मुझे बताओ, क्या खुद बैक्टीरिया बैक्टीरिया को खाता है? क्या खुद जीवाणु जीवाणु को खाता है? क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है भाई। हम खुद को खुद थोड़ी खा सकते हैं। क्या जीवाणु का भोजन जीवाणु थोड़ी बन सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब जीवाणुओं को भक्षण करने का काम कौन करता है? विषाणु करता है। कौन करता है? विषाणु यानी वायरस करता है। कौन करेगा? वायरस करेगा। यानी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। सवाल बहुत बार अच्छा बन जाता है, सबसे पहले तो बेसिक सवाल ही बन जाता है आपके सामने कि बैक्टीरियोफेज है एक प्रकार का बैक्टीरिया, एक प्रकार का शैवाल, एक प्रकार का फंगाई, एक प्रकार का विषाणु। तो आप क्या कहेंगे? विषाणु। विषाणु आपको याद कैसे रखना है? नाम से ही पता चल रहा है, जीवाणु भोजी, जो जीवाणु का भक्षण करता है, जो जीवाणु को खा जाता है, जो जीवाणु में संक्रमण कर देता है। और वो संक्रमण कौन करता है? विषाणु करता है। अभी मैंने क्या कहा कि जब विषाणु यानी वायरस बैक्टीरिया में क्या कर देता है? संक्रमण कर देता है। यानी वायरस क्या करेगा? जैसे ये वायरस है, यानी मैं किसकी बात करूंगी? वायरस में बैक्टीरियोफेज की। ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? अपना जो डीएनए है, अपना डीएनए किस में छोड़ देगा? बैक्टीरिया में छोड़ देगा, जीवाणु में छोड़ देगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? विजातीय डीएनए को, ठीक है, खुद के डीएनए को छोड़कर विजातीय डीएनए को क्या करते हैं? टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब डीएनए किसका आ रहा है इनके पास? बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक विषाणु है। इसके डीएनए को काटना चाहिए था ना। लेकिन एक बात हम सुनते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया पर इंफेक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया में अपने डीएनए को छोड़ सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर भाई बैक्टीरिया समझदार है, बैक्टीरिया कैसे समझदार है? हाँ, दोबारा बता रही हूं। मान लो कि ये बैक्टीरियोफेज है, इसने अपना डीएनए किसमें छोड़ा? बैक्टीरिया में छोड़ा। हमने क्या कहा कि बाहर से विषाणु का यदि डीएनए आता है तो उसको बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डीएनए है, इसको क्या करेंगे? ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे ना, कैप्सिड क्या होता है बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको पता है कि बैक्टीरिया खुद के डीएनए को कैसे सेफ रखता है? ये क्या करेगा? अपने डीएनए के वो स्तर जिनको ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान सकता है, वहां पे एक ग्रुप जोड़ देता है। और वो कौन सा होता है? मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल ग्रुप। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइल ग्रुप को पहचान नहीं सकते, और पहचानेंगे नहीं तो इसको काट नहीं सकते, पहचानेंगे नहीं तो इसको काट नहीं सकते, ठीक है। अब होगा क्या? अब जब विषाणु ने अपना डीएनए, जब बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में छोड़ा, इससे पहले बैक्टीरियोफेज समझदार बन गया कि अगर बैक्टीरिया समझदार है तो बैक्टीरियोफेज भी समझदार है। तो बैक्टीरियोफेज ने भी क्या कर लिया? अपने डीएनए के उन विशिष्ट भागों पर मिथाइल समूह जोड़ दिया। कौन सा समूह जोड़ दिया? मिथाइल समूह। अब जब बैक्टीरिया पे मिथाइल समूह जोड़ दिया तो उनको वायरस पहचान नहीं पाएगा, उनको बैक्टीरिया पहचान नहीं पाएगा, और पहचानेगा नहीं तो काट नहीं सकता। ये कारण है, हर कोई विषाणु, हर कोई वायरस बैक्टीरिया पर संक्रमण नहीं कर सकता। केवल एकमात्र वायरस है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस बैक्टीरिया पे क्या कर सकता है? संक्रमण कर सकता है और अपना डीएनए
छोड़ सकता है, अपना डीएनए क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया पे इंफेक्शन करेगा और अपने डीएनए को छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा, पहले क्या कर लेगा, उस पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा और उस वजह से ये बैक्टीरिया का आरी उसको पहचान नहीं पाएगा, और पहचान नहीं पाएगा तो उसको टुकड़ों में नहीं काट सकता। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है? समझ में आई? हाँ जितेंद्र कुमार जी, 2 घंटे मेरी क्लास के साथ रहना है। क्लास का टाइम चेंज नहीं है अजय जाट जी, वो क्लास तो होगी, ये एक्स्ट्रा क्लास है, आपको डेली क्लास में आना है। अच्छा अनिल मीना, थैंक यू वेरी मच। आज जल्दी आ गए, तुम लोगों से मिलने का मन किया तो जल्दी आ लिए, क्या प्रॉब्लम है? अरे 2 से 3 वाली क्लास होगी। थैंक्स खान जी। ओके चलो देखो, टाइम हो गया है क्लास का। ओके जितेंद्र जी, हरकेश कुमार गुड मॉर्निंग। आज जल्दी आ गए, क्या दिक्कत है? आपको तो पढ़ना है, जल्दी लेट कभी भी हो। ठीक है, थैंक यू ऑल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।